कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के जितने भी डिजीज थे वो सभी के मैंने बात किया था, जैसे कि अर्थरोस्क्लेरोसिस, आर्टियोस्क्लेरोसिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, ये सब जितने भी सेवरल डिजीज थे ये सभी के बारे में मैंने बात किया था। आज हम फ्रेंड्स बात करेंगे कार्डियक टेम्पोरेट के बारे में, एंजाइना के बारे में एंड उसके जितने भी इटियोलॉजी है, कॉजेज है और उसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि कार्डियक टेम्पोरेट किसे बोलते हैं। तो जब हमारे जो पेरिकार्डियल लेयर होता है उस स्पेस में क्या होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो पस हो या फिर जो भी एयर है वो बबल्स जिसको हम एम्बोलस बोलते हैं, तो उस चीज का क्या होता है, उसमें जब कलेक्शन हो जाता है जो कैविटी था उसमें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक टेम्पोरेट बोलते हैं। वो क्या करता है, जो हमारे हार्ट का जो फंक्शन होता है कंस्ट्रक्शन करने का, रिलैक्सेशन करने का, वो सही से प्रॉपर्ली तरीके से नहीं कर पाता है, जिसके कारण हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स हम अभी बात करने वाले डेफिनेशन से कि किसे कार्डियक टेम्पोरेट बोलते हैं उसके बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने बताया कि कार्डियक टेम्पोरेट क्या है, जैसे कि जो हमारे हार्ट है, जैसे कि मानिए ये क्या होगा, ये जैसे कि क्या है, हार्ट है, तो हार्ट का जो बाहरी जो पेरिकार्डियल लेयर होता है इसमें क्या होता है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है। तो फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने से क्या होगा कि जो अंदर जो हार्ट का जो लेयर है क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, अंदर की ओर कंप्रेस करेगा। तो यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं ये वेंट्रिकल्स है, तो ये क्या करेगा, इसको कंप्रेस कर, जो ये वेंट्रिकल का जो पहले जो स्पेस था वो ज्यादा स्पेस था, अभी क्या करेगा, पूरी तरह से इसमें ब्लड उतना नहीं आ पाएगा, पता ही क्या जगह फ्लो हो पाएगा, जिसके कारण ये जो ब्लड है वो इसको अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा, पंप करने में नहीं बनेगा, जिसके कारण पूरे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छे तरह से नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम। दिस फ्लूइड में भी पस हो सकता है, ब्लड हो सकते हैं एंड एयर इन द पेरिकार्डियल सैक। जो यहाँ पर जो पेरिकार्डियल सैक है, जगह है, इसी में क्या होगा, फिल्म हो जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल टेम्पोरेट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसके कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स के बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा। अब हम सेकंड डिजीज के बारे में मैं बात करता हूं, इस्केमिया के बारे में। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या है, एनीमिया एक डिजीज नहीं है बल्कि ये क्या एक स्पेसिफिक जो सिम्टम्स है, डिसऑर्डर है जो बताता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज हेमोग्लोबिन का जो लेवल होता है वो क्या होता है, जो नॉर्मल से बिलो कम हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, जो हमारे बॉडी में पूरे तरह से ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाता है। तो उसी के बारे में बताया गया है, बोला गया है कि एनीमिया इज नॉट अ स्पेसिफिक डिजीज, या डिजीज नहीं है बल्कि बट ए साइन ऑफ ए अंडरलाइंग डिसऑर्डर, या एक डिसऑर्डर के बारे में बताता है कि क्या कंडीशन इन विच द एचबी लेवल नॉर्मल लोअर देन नॉर्मल, या क्या होता है जो नॉर्मल से लो हो जाता है। जैसे कि जो नॉर्मल हेमोग्लोबिन लेवल होता है हमारे बॉडी का वो क्या होता है 14 से 18 ग्राम पर डीएल होता है, और जो फीमेल है उनमें कितना होता है 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में जैसे कि पहले क्या होता है कि इसको हम लोग चेक करने के लिए कि किसमें हेमोग्लोबिन लेवल ज्यादा होता है, किसमें हेमोग्लोबिन लेवल कम होता है, तो यह हेमो स्केल आता था, उसके थ्रू से चेक करते थे। यूनिट वाइज दिया रहता था 4, 8, 10 इस तरह से दिया हुआ रहता था, जैसे कि ये मानिए इस तरह से पॉइंट की तरह रहता था। इसमें क्या इस तरह से सर्कल सर्कल दिया हुआ रहता था, इसमें यूनिट क्या रहेगा 4, 8, 10, 12, 14 इस तरह से आपको ब्लड का जो मैचिंग है, जैसे कि एक स्ट्रिप रहता था उसको लगा के यहाँ पे मिलाकर दिखा जाता था, तो कलर के अनुसार से जिसका ज्यादा डाई रेड रहता था उसका हेमोग्लोबिन बहुत ही अच्छा है। हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो हमारे जो ब्लड है वो ज्यादा ही रेड दिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसके बारे में मैंने अपने पुराने जो लेक्चर थे उसके बारे में मैंने बताया था, जिसमें ग्लूकोज का मैंने टेस्टिंग जो आरबीएस है वो लेने के लिए मैंने सिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था हेमो स्केल के बारे में कि वो क्या है। तो आप उसके बारे में आप पीछे के लेक्चर में जाकर आप देख सकते हैं, और प्लीज अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो बेसिकली फ्रेंड मैंने क्या बोला कि एनीमिया क्या है, कोई डिजीज नहीं है बल्कि एक कंडीशन है जो साइन बताता है कि हमारे जो बॉडी है उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल से कम हो जाती है, तो इसी को बताता है। तो इस तरह से मैंने आपको एनीमिया के बारे में बताया। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं रेनाल्ड्स डिजीज के बारे में कि रेनाल्ड्स डिजीज है क्या। तो इसको हम डिजीज बोल सकते हैं, सिंड्रोम बोल सकते हैं, या फिर एक फिनोमेना बोल सकते हैं। वो क्या होता है मतलब या किसी वजह के कारण से जो हमारे जो वेसल्स हैं वो चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, वो क्या होता है अस्पाज्म हो जाते हैं। अस्पाज्म कहने का मतलब मुड़ जाते हैं, जिसके कारण जैसे
अस्पाज्म हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। मुड़ने के कारण क्या होता है कि जो ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे बॉडी को एक्यूरेट मात्रा में क्या है जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे प्रॉपर्ली वो सही से वर्क नहीं कर पाता। तो यही बोला गया इट इज ए आल्सो डिजीज सिंड्रोम या फिर फेनोमेना, इसका फेनोमेना भी बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो जाता है वैसोस्पाज्म। जितने भी मसल्स हैं जैसे कि ये जो वेसल्स हैं तो इसको कहा जाता है अस्पाज्म हो जाता है। अस्पाज्म कहने का मतलब इस तरह से ये मुड़ जाना। तो इस तरह से अस्पाज्म होने से क्या होगा कि अब जो यहाँ का जो ब्लड का जो फ्लो है वो नहीं हो पाएगा, तो आगे के जो जितने भी ऑर्गन हैं टिश्यूज हैं उसको ब्लड का सप्लाई नहीं मिल पाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं रेनाल्ड्स डिजीज बोलते हैं, या रेयरली आर्टरी में रेयरली अफेक्ट करता है। बिकॉज क्या है आर्टरी है वो डायरेक्ट हार्ट से ब्लड को आउटपुट निकालता है, तो जो हार्ट का जो फ्लो होता है वो तेज होता है, जिसके कारण अस्पाज्म होने में नहीं बनता। तो इसी तरह से मैंने बताया रेनाल्ड डिजीज के बारे में कि रेनाल्ड डिजीज क्या है, तो यह एक क्या है सिंड्रोम बोल सकते हो, डिजीज बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं कोई भी फिनोमेना बोल सकते हैं, जिसमें क्या हो जाता है वैसोस्पाज्म कर जाता है। अस्पाज्म मतलब होता है अकड़ना, वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या होता है अकड़ जाते हैं, ऐंठन आ जाते हैं, उसी को हम लोग रेनाल्ड डिजीज बोलते हैं। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे जितने भी डिजीज बात किए थे उसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, उसके डायग्नोसिस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में, ये सभी के बारे में अभी मैं बात करने वाला डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। हमने बात की बहुत सारे जो डिजीज थे वो सभी के बारे में मैंने बात किया। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस में हम लोग क्या क्या चीज करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स कोई भी डिजीज हो उसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन लेते हैं कि हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करते हैं कि जैसे कि उसका पास्ट में तो नहीं डिजीज था पहले से, तो ये सभी के बारे में हम लोग जानते हैं। फिर क्या करेंगे उसके बाद में कोई भी कार्डियक का डिजीज हो या फिर रेस्पिरेटरी में भी कोई भी डिजीज हो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं चेस्ट एक्सरे करते हैं। उसके बाद जैसे कि क्या पेरिकोर्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, ये सब डिफरेंट प्रकार के डिजीज होते हैं, तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं इन्फेक्शन के कारण होता है, तो इसमें हम लोग सीरीज जब टेस्ट कराएंगे कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि हाँ क्या चीज इन्फेक्शन है या क्या, ये सब चीज के बारे में हम लोग WBC ये सब का काउंट वगैरह हम लोग देखते हैं। फिर हम बात करते हैं ECG के बारे में। हम लोग ECG कोई भी हार्ट का डिजीज हो उसमें हम लोग ECG इसलिए करते हैं कि हम लोग हार्ट का जो फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं कि आपको पूरी तरह से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर अगर इससे भी नहीं पता चलता तो हम लोग क्या करते हैं MRI करवाते हैं, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। फिर बात करते हैं एंजियोग्राफी, जैसे कि हम लोग जितने भी बात करते थे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, अर्थरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म, ये सब क्या था, ये सभी में क्या था ब्लॉकेज था, कोई भी जो ब्लड वेसल्स था उसमें क्या होता है ब्लॉकेज हो रहे थे, उसमें फैट डिपॉजिट हो रहे थे। तो हम लोग क्या करते हैं जो भी ये सब चीज का एंजियोग्राफी करते हैं कि हम लोग जो ब्लड वेसल्स है उसमें देखते हैं कि कहां पर ब्लॉकेज हो रहे हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग जानते हैं, तो हम लोग एंजियोग्राफी करेंगे। फिर बात करते हैं इंडोकार्डियोग्राफी, मतलब इंडोकार्डियोग्राफी करने का मतलब वही है कि जो ग्राफ की तरह मतलब शीट पेपर में निकलता है कि उसमें आप देखते हैं कि हार्ट है जो किस तरह से वर्क कर रहा है, इसके बारे में प्रॉपर्ली ग्राफ के थ्रू हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंजियोग्राफी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं CT स्कैन के बारे में। आप लास्ट में CT स्कैन कर सकते हैं, और एक होता है ABG होता है। ABG में क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग पता करते हैं कि हाँ ब्लड में कितना ऑक्सीजन का मात्रा प्रेजेंट है, या फिर एक वो देखते हैं कि एसिडिक नेचर का या फिर बेसिक नेचर का, तो ये सभी के बारे में हम लोग देखते हैं और देखने के बाद हम लोग पता करते हैं कि कौन सी डिजीज है। तो फ्रेंड्स जितने भी आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आप पढ़े हैं उसमें आप जनरली ये सब जितने भी डायग्नोसिस है ये सब आप इजीली लिख सकते हैं, कोई भी आपको गलत नहीं करेंगे। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स ट्रीटमेंट जानने से पहले आप सबसे पहले जान लें कि जितने भी आप ब्लड वेसल्स देख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, या तो इसमें ब्लॉकेज हो रहा है फैटी लिपिड के कारण, या फिर क्या हो रहा है कि जैसे प्रेशर पड़ने के कारण क्या होता है एनोरिज्म में कि ब्लड वेसल्स था जो इस तरह से बल्जिंग आउट हो जा रहा था और यहाँ पे बल्जिंग फॉर्मेशन कर जा रहा था, या फिर जो एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में बात किए थे कि उसमें क्या हो रहा था कि ब्लड का फ्लो सही से नहीं पहुंच रहा था, जिसके कारण जो हार्ट है वो सही से प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो जितने भी हम देख रहे थे कि ब्लड का फ्लो से रिलेटेड है या फिर ब्लड का ब्लॉकेज ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो रहा है या फिर हाइपरटेंशन वगैरह, तो जनरली फ्रेंड्स हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सबसे पहले उसका BP देखेंगे।
अगर बीपी ज्यादा है तो उसको मेंटेन करेंगे, अगर बीपी कम है तो उसको मेंटेन करेंगे। मतलब बीपी के टैबलेट के थ्रू या फिर डाइटरी पैटर्न उसका बदलकर हम उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सेकंड फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हम लोग देखेंगे कि उसका पेशेंट है वो ओबेसिटी तो नहीं है, मतलब ज्यादा हेल्दी तो नहीं है। अगर ज्यादा हेल्दी है तो उसे रेगुलर एक्सरसाइज जैसे करवाएंगे ताकि उसका ओबेसिटी थोड़ा कम है और जितनी भी बॉडी है उसका क्या हो वर्किंग फंक्शन करे, ताकि उसमें जितने ब्लड वेसल्स हैं वो प्रॉपर्ली तरीके से ब्लड का सप्लाई करे। फिर हम ये सब चीज के बारे में बात किए। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कुछ मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन में क्या होता है। जैसे कि अगर ब्लड क्लॉट कर रहा तो हम लोग एंटीकोगुलेंट देंगे। तो एंटीकोगुलेंट में बहुत सारे आते हैं, एस्पिरिन आते हैं, हेपारिन आते हैं, तो ये सब चीज का आप यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर के बारे में बात करेंगे और कैल्शियम चैनल्स के बारे में बात करेंगे, तो ये सब चीज का आप यूज कर सकते हैं। फिर लास्टली जो ट्रीटमेंट है उनके साइन एंड सिम्टम्स के आधार पर करेंगे और फिर एनाल्जेसिक, जैसे कि अगर उनको पेन वगैरह कर रहा हो तो एनाल्जेसिक उसको देंगे। एनाल्जेसिक देते समय आप उसे ज्यादा ध्यान दें क्योंकि किडनी का तो पेशेंट तो नहीं है, तो ये सब चीज आप उसे देखकर उसका ट्रीटमेंट आप करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अगर इसको ज्यादा से ज्यादा आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल्स को लाइक करें। अगर आप इस प्लेलिस्ट को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप इसे नीचे के लिंक में जाएं और फर्स्ट प्लेलिस्ट को देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।